हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी को पता है कि हम आपके लिए अलग अलग क्लासेस की प्रैक्टिकल फाइल की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो पीछे हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, क्लास 11th और क्लास 12th की प्रैक्टिकल फाइल की वीडियोस। अब ये जो है हमारी वो क्लास 10th की वीडियो है, यानी कि आज की वीडियो में हम क्लास 10th की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है या कैसे डायग्राम बनाने हैं, ये मैं आपको आज दिखाऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फ़ाइल का कवर। सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल का कवर दिखा देती हूँ। देखिए, फ़ाइल बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट की गई है और काफ़ी सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं फ़ाइल के ऊपर येलो कलर का चार्ट चढ़ाया गया है और साइड में रेड कलर का बॉर्डर बनाया गया है ग्लिटर चार्ट से। तो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन लग रही है। अब फ़ाइल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ाइल की इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए, पूरी फ़ाइल में हमने 13 टॉपिक लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं 13 टॉपिक, इसके बारे में ही हम अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो अब फाइल शुरू कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है विकास एवं वृद्धि के बारे में, यानी कि हमारा पहला टॉपिक है विकास और वृद्धि। ये हमारा टॉपिक क्लास 12th में भी है। तो आप यहाँ पर क्लास 12th के स्टूडेंट जो भी हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये यहाँ पर समझ सकते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट भी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ विकास एवं वृद्धि। तो स्टूडेंट, जब भी हम कभी न्यू टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन यानी कि उसके परिचय लिखते हैं, फिर हम उसका अर्थ, परिभाषा और बाद में हम अदर चीज़ों को लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विकास का अर्थ लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, जेम्स ड्रेवर और मुनरो के अनुसार काफ़ी बार एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने मुनरो के अनुसार इसकी परिभाषा लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर विकास की विशेषताएं के बारे में लिखा हुआ है। विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास की एग्जाम में आती हैं। और यहाँ पर इसका देखिए, ये एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है विकास की विशेषताओं के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। विकास की 4 विशेषताएं होती हैं। पहली है समानता, दूसरी है कुछ पक्षों में भिन्नता, तीसरी है विकास की प्रक्रिया आयु से संबंधित होती है और चौथी है हमारी निरंतरता। उसके बाद है विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, जैसे आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये भ्रूण अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक ये विकास है मानव में होने वाले। देखिए, मानव का जब जन्म होता है तो वो कैसा होता है दिखने में, और देखिए लास्ट तक आते आते वो किस तरीके से बदल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है ये। अब उसके आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। उसके बाद विकास के अंतर्गत होने वाले और भी बहुत से जो है परिवर्तन होते हैं, जैसे पुराने लक्षणों की समाप्ति, नवीन विशेषताओं का आविर्भाव। तो ये सब हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक वृद्धि का लक्षण है। यहाँ पर लंबाई नापना है। देखिए किस तरीके से ये लंबाई नापी जा रही है। तो इसका डायग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो है शैशवावस्था में होने वाला गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, गति संबंधी विकास को गत्यात्मक विकास भी कहते हैं, यानी कि जब मांसपेशियां हमारी काम करना शुरू कर दें तो हम उसे गत्यात्मक विकास के अंतर्गत समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका डायग्राम। मैं आपको इसको गत्यात्मक विकास को डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, ये जो स्केल बनी हुई है नीचे, ये 0 से लेकर 14 जो लिखा हुआ है ये महीने हैं। 0 यानी कि जन्म, और 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये सब महीने हैं, यानी कि जन्म से लेकर ये 14 महीने हो गए हैं। तो ये जन्म से लेकर और 14 महीने तक, यानी कि 1 साल 2 महीने का बच्चा ये अलग अलग एक्टिविटी करता है। तो ये देखिए, जैसे सबसे पहला 1 महीने का जो बच्चा है वो हल्का हल्का उठना शुरू करेगा। उसके बाद 8 महीने तक हल्के हाथ पैर चलाएगा। फिर उसके बाद बैठना शुरू कर देगा। ठीक है, लुढ़कना पुढ़कना इधर से उधर मतलब होना शुरू कर देगा। खड़े होना शुरू करेगा फर्नीचर के सहारे, और फिर अकेला चलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दिखाया गया है महीनों के हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं गत्यात्मक विकास। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा शिशु के जीवन में खेलकूद की भूमिका। देखिए, चाहे शिशु यानी कि बच्चा हो या बड़े हों, सबके जीवन में खेलकूद यानी कि गेम, स्पोर्ट्स अपना एक अलग रोल निभाते हैं। खेल खेलने से हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी पक्ष स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। हमारा जो है हमारा शरीर फिट रहता है, बुद्धि अच्छी होती है, यानी कि माइंड का भी विकास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी के साथ में यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है खेलते हुए। आप इसकी जगह कुछ और भी, यहाँ पे ये बास्केटबॉल खेल रहा है, इसकी जगह आप कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी गेम खेलते हुए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल के बारे में, यानी कि गेम किसे कहते हैं।
देखिए यहाँ पर गेम का अर्थ लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम नए टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले अर्थ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए खेल की परिभाषा लिखी हुई है, खेल की आवश्यकता लिखी हुई है कि खेल की ज़रूरत हमें क्यों होती है, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से। ये देखिए यहाँ पर तो ये यहाँ पर खेल की आवश्यकता के ऊपर एक डायग्राम बनाया हुआ है। सिंपल डायग्राम है लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है आवश्यकता के ऊपर कि हमें खेलों की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप इस तरीके से ये थ्योरी लिख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है खेलों के प्रकार। ये क्वेश्चन 101% पेपर में ज़रूर आता है कि खेल के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर खेल के 6 प्रकार दे रखे हैं। सबसे पहले है रचनात्मक खेल, गति सक्रिय खेल, खोजक खेल, परीक्षणात्मक खेल, लड़ाई वाले खेल और निष्क्रिय खेल। तो ये खेल के 6 प्रकार होते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं आपको और शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए जब हम कोई भी खेल रचना करके खेलते हैं तो उसे रचनात्मक खेल कहते हैं। उसके अलावा जब हम कोई भी खेल को खोज कर खेलते हैं तो उसको खोजक खेल कहते हैं। बुद्धि से संबंधित खेल को बौद्धिक खेल कहा जाता है। जिसमें कोई रिजल्ट निकले उसे परीक्षात्मक खेल कहते हैं। और लड़ाई वाले खेल तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, जैसे कि कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई। तो इस तरीके से तो खेल के यहाँ पर 6 प्रकार हैं। सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है तो आप ये बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार के पोषक तत्व। आहार यानी कि फूड और पोषक तत्व कहते हैं न्यूट्रिशंस को। तो हमारे आहार के 6 पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज लवण, पांचवा है विटामिन और लास्ट होता है जल। यानी कि 6 के 6 पोषक तत्व हमारे आहार में यानी कि भोजन में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोटीन। तो इस तरीके से आप ये प्रोटीन का डायग्राम यानी कि ये चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसको 4 भागों में बांटा गया है चित्र को। इसको हम प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है। तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, ये डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है, संगठन के बारे में लिखा हुआ है, उसकी उपयोगिता लिखी हुई है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। कमी इसकी प्रोटीन की अगर हमें शरीर में कमी हो जाए तो उसको दूर करने के उपाय दे रखे हैं। प्रोटीन को पोषण के क्या कारण होते हैं ये सब दे रखा है। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है और ये आहार के पोषक तत्वों में दूसरे नंबर पर आता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट हमें जिन जिन चीज़ों से मिलता है वो यहाँ पर डायग्राम में अच्छी तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक डायग्राम है। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोज कहा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए कार्बोज लिखा हुआ है। और इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत। तो हमें किन किन चीज़ों से मिलता है तो ये इस डायग्राम में बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये हुआ कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बाकी थर्ड टॉपिक देख लेते हैं अब इसी का, यानी कि थर्ड हमारा पोषक तत्व कौन सा है। थर्ड है हमारा पोषक तत्व वसा यानी कि फैट। इंग्लिश में वसा को फैट कहा जाता है। तो फैट क्या होता है चलिए देखते हैं। वसा एक रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। यहाँ पर वसा प्राप्ति के स्रोत दे रखे हैं। देखिए ये ट्रायंगल शेप में इसका डायग्राम बनता है वसा का। प्रोटीन का बनता है स्क्वायर शेप में, कार्बोज का बनता है षटकोण के रूप में और यहाँ पर वसा का बनता है त्रिभुज के रूप में। तो ये 3 यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं वसा को लेकर। तो वसा हमें दो जगत से यानी कि 2 तरीके से हम वसा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल तरीके से, और दूसरा होता है हमारा पशु जगत से। जैसे कि हमारा नेचुरल चीज़ आ गई, जितने भी तेल हैं हमारे या जितने भी बीज हैं उनसे हमें जो तेल प्राप्त होता है वो नेचुरल चीज़ों में चला गया। और पशु जगत से जैसे हमारे जो देशी घी हो गया या जो हमारे पशुओं की चर्बी हो गई, वो उन सब में हमें क्या मिलता है, उस समय हमें फैट मिलता है। तो इस तरीके से ये हुआ वसा प्राप्ति के स्रोत। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। खनिज लवण को इंग्लिश में मिनरल्स कहा जाता है। खनिज लवण भी एक रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में विद्यमान होता है और इसकी हमें क्या करनी चाहिए, अल्प मात्रा ही हमें हमारी जो है हमारा जो बॉडी है वो थोड़ी ही मात्रा खनिज लवण की ग्रहण कर पाता है। खनिज लवण बहुत सारे होते हैं, यानी कि आपके बहुत सारे खनिज लवणों के नाम है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ खनिज लवणों के नाम बता देती हूँ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, उसके अलावा पोटेशियम, गंधक, सल्फर, ये सब हमारे खनिज लवणों के नाम हैं। उसके बाद यहाँ
यहाँ पर हमारा विटामिन्स के बारे में अगला जो है टॉपिक है, अगला पॉइंट शुरू हो गया है, यानी कि हमारा आहार का जो है 5वां पोषक तत्व है विटामिन। यहाँ पर विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन B1 का जो है ये डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि हमें विटामिन B1 किन चीज़ों से मिलेगा वो इसका डायग्राम बनाया हुआ है। उसके अलावा विटामिन सी, आगे हम विटामिन सी के बारे में देखेंगे। तो ये है विटामिन सी के बारे में, यानी कि विटामिन सी भी एक जल में घुलनशील विटामिन है और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी जिन चीज़ों में पाया जाता है वो सारी खट्टी चीज़ें होती हैं, यानी कि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये होता है आंवले में। तो इस तरीके से ये है विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोत। आप एग्ज़ाम में इस तरीके का डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पे शुरू हो गए। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E और K। तो यहाँ पर विटामिन ए का डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से मिलता है उसका यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है और एक तरफ इसकी थ्योरी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है सबसे ज़्यादा हमें, यानी कि विटामिन डी की जो प्राप्ति का स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। उसके अलावा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या अस्थि विकृति रोग हो जाता है। किन किन चीज़ों से मिलता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। विटामिन डी मिलता है हमें सूर्य के प्रकाश से। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें मिल जाता है। उसके अलावा लास्ट है यहाँ पर जल, यानी कि लास्ट पोषक तत्व है जल, वाटर। सबको पता है कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में काम करता है पानी। तो यहाँ पर हम उसके बारे में लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आहार नियोजन के बारे में, यानी कि मील प्लानिंग। हमारे जो है घर में या हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग एज के होते हैं या अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जलवायु होती है। तो सबको उसी के अनुसार हमें खाना के जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसी को बोलते हैं हम आहार नियोजन, जिससे हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके खाने पीने की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसी को बोला जाता है आहार नियोजन। यहाँ पर आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक ये भी बोर्ड एग्जाम में रखा ही है क्वेश्चन, बिल्कुल आप इसको रट ले एक तरीके से। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सबसे पहला है आयु यानी कि एज, दूसरा है लिंग भेद यानी कि हमारा जेंडर, तीसरा है जलवायु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकताएं, परिवार की आर्थिक स्थिति, आहार की उपलब्धता, पारिवारिक परंपराएं, रुचियाँ एवं अरुचियाँ, अवसर। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आहार नियोजन को प्रभावित करती हैं। ये आपको हेडिंग पढ़ के या पॉइंट पढ़ के समझ में आ गया होगा कि किस में क्या आएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊं मैं, तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगी। बाकी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिवारिक साधन। पारिवारिक साधन किसे कहते हैं? परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें ही पारिवारिक साधन कहा जाता है। पारिवारिक साधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानवीय साधन और दूसरा होता है अमानवीय साधन। यानी कि जो साधन मनुष्य के अंदर होते हैं, एक तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो जो साधन मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मानवीय साधन, जैसे कि शक्ति, ज्ञान, कार्यकुशलता यानी कि उसकी स्किल्स, ये सब मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, तो इन्हें मानवीय साधन कहा जाता है। और दूसरा होता है अमानवीय साधन, जो साधन मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते बल्कि हम बाहर से उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसको खरीदते हैं, जैसे कि धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सेवाएं। अब धन कैसे हुआ? देखिए, जब हमारे पास धन होगा तब हम बहुत सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको खरीद सकते हैं, या सामुदायिक जो सेवाएं होती हैं जैसे आपके पार्क हो गए, सिनेमा घर हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, वहाँ पर जाकर हम इंजॉय कर सकते हैं। तो साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धन प्रबंधन। धन प्रबंधन, अब किसी भी चीज़ को करने के लिए या चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, धन की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं हम धन प्रबंधन। तो इस टॉपिक में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है पारिवारिक आय, दूसरा है पारिवारिक व्यय और तीसरा है पारिवारिक बचत। देखिए, जब कोई भी मनुष्य अपने परिवार को चलाने के लिए निश्चित अवधि में, निश्चित टाइम में जो पैसा कमा कर लेके आता है अपने काम के अकॉर्डिंग, उसको बोला जाता है, उस आए हुए पैसे को बोला जाता है आय, यानी कि सैलरी। तो इस तरीके से ये हुआ पारिवारिक आय। पारिवारिक आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। उसके अलावा यहाँ पर इसके स्रोत दे रखे हैं, यानी कि पारिवारिक आय हम किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है पारिवारिक व्यय। देखिए, पैसे का आना कहलाता है आय और पैसे का जाना यानी कि खर्चा होना कहलाता है व्यय। जब परिवार में कोई भी सदस्य पैसे कमा कर लेके आता है तो पारिवारिक आय उसको बोलते हैं। अब वो पैसा आया हुआ खर्च भी किया जाएगा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसे ही कहते हैं पारिवारिक व्यय।
अब उसके बाद यहाँ पर पारिवारिक बचत के बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। पैसे का आना और पैसे का जाना तो लगा ही रहता है, यानी कि जब पैसे आया है तो उसको खर्च भी किया जाएगा, लेकिन हमें उसको पैसों की बचत भी करनी चाहिए, जिससे हम भविष्य में कोई भी हमारे सामने कोई भी समस्या अगर उत्पन्न हो जाए या खड़ी हो जाए उससे हम उससे छुटकारा पा सकें, तो इसलिए बचत भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 बातों को पढ़ा, पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय और पारिवारिक बचत। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता के अधिकार, समस्याएं और संरक्षण के उपाय। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो ग्राहक जो होते हैं उन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता को अगर मैं यहाँ पे परिभाषित करूँ तो जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदकर उसका उपभोग करता है, यानी कि उसको यूज़ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जब कोई भी सामान खरीदने जाता है तो उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं जिनका वो यूज़ करता है, उनका उपयोग करता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकार दे रखे थे, समस्याएं हैं उसकी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चिन्ह दिए गए हैं कि उपभोक्ता के सामने कोई भी समस्या अगर आ जाए या कोई भी उसको आपत्ति उसके सामने जो है आ जाती है, तो इन चिन्हों के माध्यम से वो उसको दूर कर सकता है। जैसे सबसे पहला मार्क है यहाँ पर ISI। ISI के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। ISI का पूरा नाम होता है भारतीय मानक संस्था। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और ये विद्युत चालित उपकरणों पर यह मार्क होता है। दूसरा है एग मार्क। जितने भी हमारे अनाज या कृषि संबंधित वस्तुएं हैं उन सबके ऊपर यहाँ पर, या मसाले हैं, सबके ऊपर एग मार्क का यहाँ पर साइन होता है। तीसरा है हॉलमार्क, यानी कि हॉलमार्क जितने भी हमारे सोने चांदी के आभूषण होते हैं सबके ऊपर ये हॉलमार्क का साइन बना हुआ होता है। ये साइन होने का मतलब है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं वो चीज़ शुद्ध है। अगर आप बिजली के उपकरण खरीद रहे हैं और उसके ऊपर ISI का मार्क है तो इसका मतलब ये शुद्ध है, यानी कि गारंटी वाला है। उसके बाद अगर आप कोई भी अनाज या कृषि संबंधी चीज़ें खरीद रहे हैं, मसाले खरीद रहे हैं और उसके ऊपर एग मार्क का साइन है तो इसका मतलब ये शुद्ध है। और तीसरी चीज़, अगर आप कोई भी सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं और उसके ऊपर हॉल मार्क का साइन है तो इसका मतलब ये शुद्ध है। तो ये सारे मार्क किसी भी वस्तु की शुद्धता को दर्शाते हैं, इसलिए भारत सरकार ने बनाए गए हैं ताकि कोई भी उपभोक्ता धोखेधड़ी से या जो है आपका किसी भी वस्तु उसको ठग ना लिया जाए, तो इन सबसे वो बचा रहे। तो इससे ये इन साइन या इन मार्क का जो है या इन चिन्हों की व्यवस्था की गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुन का संगठन एवं प्रकार। साबुन जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, एक तो होता है नहाने का साबुन और एक होता है कपड़ा धोने का साबुन या बर्तन साफ़ करने का साबुन। तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात की गई है। देखिए साबुन का संगठन, यानी कि साबुन बता देते हैं कि कैसे बनता है। साबुन में 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला होता है क्षार और दूसरा होता है चर्बी या वसा, यानी कि चिकनाई। क्षार का मतलब है कास्टिक सोडा और चर्बी या वसा का मतलब होता है चिकनाई। जिस साबुन में क्षार की मात्रा यानी कि कास्टिक सोडे की मात्रा ज़्यादा होगी वो साबुन कहलाएगा कठोर साबुन, यानी कि हार्ड सोप। और जिस साबुन में वसा या चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होगी वो कहलाएगा कोमल साबुन। तो साबुन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कठोर साबुन और एक होता है कोमल साबुन। तो यहाँ पर मैंने आपको अंतर भी बता दिया दोनों के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ। यानी कि देखिए कपड़ों के ऊपर अगर हम बहुत ही सेफ्टी से भी अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तब भी हमारे कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे लग ही जाते हैं। तो दाग धब्बे कभी इधर बैठने से, कभी उधर बैठने से या किसी भी तरीके से हमारे कपड़ों के ऊपर लग सकते हैं। तो यहाँ दे रखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ दे रखी है, या कपड़ों के ऊपर कौन कौन से दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम उसको किस चीज़ से साफ़ कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला धब्बा है लिपस्टिक के धब्बे। अगर हमारे कपड़ों के ऊपर लिपस्टिक का धब्बा लग जाए तो हम किस तरीके से छुड़ा सकते हैं। या पसीनों के धब्बे, जूतों के पॉलिश के धब्बे, चाय कॉफ़ी के धब्बे, खून के धब्बे, पान के धब्बे, या फिर जो है इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं बच्चों को पिलाते समय या खुद खाते समय पीते समय वो गिर जाती हैं, तो वो हम उसके धब्बे कैसे छुड़ाएं। नेल पॉलिश का धब्बा, घास का धब्बा, फफूंदी का धब्बा, जंग का धब्बा, फलों के रस, शहद, जैसे जूस वगैरह पी रहे हैं तो कभी कभी धब्बा लग जाता है, या हम कुछ ऑयल पेंट्स का काम कर रहे हैं तो उसका धब्बा लग जाता है। तो यहाँ पर ये इन सब की विधियाँ दे रखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वस्त्रों पर प्रेस करना। देखिए वस्त्र जो है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को निखारने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं, और अगर वस्त्र बिना प्रेस के पहने जाएं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वस्त्रों पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग कपड़े होते हैं उन पर अलग अलग तरीके से प्रेस की जाती है। यहाँ पर 2 तरीके की प्रेस आप देख सकते हैं जिनसे हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं। प्राचीन समय में यानी कि पहले ज़माने में ये जो कोयले की प्रेस है
ये आप देख सकते हैं कोयले से चलने वाली प्रेस, इसका यूज़ किया जाता था। इसके अंदर ये जो इसका ढक्कन सा होता है, इसको उठाकर इसके अंदर कोयले भर के इससे प्रेस की जाती थी और इससे जो प्रेस किए हुए कपड़े होते थे वो काफ़ी आकर्षक लगते थे क्योंकि भारी प्रेस होती थी। अब आजकल के आधुनिक समय में ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आ गई है जिसका प्रयोग हम अपने घर में करते हैं और काफ़ी ये हल्की होती है, वज़न में लाइट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से 2 तरीके की प्रेस हैं ये जो कपड़ों पर की जाती हैं। एक है कोयले से चलने वाली प्रेस और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली की प्रेस। तो ये हम अलग अलग कपड़ों पर करते हैं, अलग अलग कपड़े हम धारण करते हैं, जैसे सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े या कृत्रिम जो कपड़े होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य करता है, सबके ऊपर अलग अलग प्रेस की जाती है। तो ये हुआ प्रेस के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सादी या प्लेन बुनाई। किसी भी कपड़े को ताने और बाने के प्रयोग के द्वारा उसमें बुनाई का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कपड़े का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेन यानी कि सादी बुनाई का एक ये सैम्पल है, चेक जो बना हुआ है, ये एक बुनाई है सिंपल। तो इस तरीके से ये हुई क्लास 10th की होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गई होगी और आपने अच्छी तरीके से देख भी ली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस किसी को भी इस वीडियो की नीड है उसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और बाकी आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।